हेलो नमस्ते, मेरा नाम शंकर त्रिवेदी है और ये जियोमॉर्फोलॉजी सीरीज का 12वां वीडियो है और आज का शीर्षक है आइसोस्टेसी। आज हम लोग जानेंगे भू संतुलन के बारे में ये क्या होता है। हम लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक पढ़ा, हम लोगों ने इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ा और हम लोगों ने ना जाने क्या क्या पढ़ा है। हम लोगों ने ये जाना कि पृथ्वी के अंदर सियाल है, सीमा है, निफे है या क्रस्ट मेंटल कोर है। अलग अलग डेंसिटीज़ की चट्टानें हैं और 100 किलोमीटर की प्लेट्स होती हैं जो प्लेट टेक्टोनिक में पढ़ा। और ये क्या है, पृथ्वी में ऊपर मूवमेंट कर रही है स्टेनोस्फीयर के ऊपर, है ना। पृथ्वी के अंदर कुछ लिक्विड फॉर्म है या सेमी लिक्विड फॉर्म है, उसके ऊपर तैर रही है सियाल, जो हल्के घनत्व वाली चट्टान है। हम लोगों ने जाना है कि सियाल की जो डेंसिटीज़ होती है, घनत्व होता है, वो कम होता है, या फिर बोले क्रस्ट का घनत्व कम होता है। और जो ओशन बेसिन होते हैं, समुद्र के मैदान, उनका घनत्व ज़्यादा होता है, बसाल्ट से बने होते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जानी। तो हम लोगों ने एक चीज़ जानी कि अलग अलग चट्टानों का अलग अलग घनत्व है और चट्टानों की जो थिकनेस है वो भी अलग अलग है, क्योंकि जो मोर डिसकॉन्टिन्यूटी होती है क्रस्ट और मेंटल के बीच की, वो कॉन्टिनेंट पे सबसे ज़्यादा मोटी होती है और समुद्र के बेसिन में सबसे कम होती है। अगर हम लोग फिलीपींस जो है मैरियाना ट्रेंच की बात करें, जो जापान के फिलीपींस के बाउंड्री पे पड़ता है, तो वहाँ पे करीब 11 किलोमीटर के जो ट्रेंच है, वहाँ पे हम लोग मोर डिसकॉन्टिन्यूटी को देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि थिकनेस भी अलग 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 चट्टानों की और डेंसिटी भी अलग अलग चट्टानों की है। फिर भी क्या है, वो जो है अलग अलग कंडीशन पे होने के बावजूद भी वो संतुलन की स्थिति में है। तो जो आइसोस्टेसी है ये पूरा इसी पर चर्चा करता है कि पृथ्वी पर मैदान है, पर पृथ्वी पर पठार है, पृथ्वी पर पहाड़ है, पृथ्वी पर समुद्र है, पृथ्वी पे ज़मीन है। फिर भी क्या है, ये एक इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे है, एक संतुलन की दशा में है। ये संतुलन क्यों है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं और यही ये आइसोस्टेसी का काम है, इस टॉपिक का समझाने का अर्थ है। ये टेक्निकली छोटा सा एक इंट्रोडक्शन हो गया। डिफिनीशन ये है, आइसोस्टेसी ग्रीक में ये इक्वल बोलते हैं, आइसोस और स्टैटिस मतलब होता है ये स्टैंड स्टिल, और आइसोस्टैटिक इक्विलिब्रियम फर्स्ट यूज्ड बाय क्लेरेंस डटन इन 1882। ये 1882 में इस वर्ड का सबसे पहले यूज़ किया था डटन ने। क्वेश्चन आ जाता है ये, इज द स्टेट ऑफ ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम, ये एक नया वर्ड आया है, गुरुत्वाकर्षण संतुलन की स्थिति है, between earth crust and mantle such that crust floats at an elevation that depends on its thickness and density। दो वर्ड यहाँ पे आए, थिकनेस डेंसिटी, जिसकी मैं बात कर रहा था कि पृथ्वी की जो चट्टानें हैं उनकी अलग अलग थिकनेस है, अलग अलग मोटाई है और अलग अलग डेंसिटी, अलग अलग घनत्व है। इस कारण ही पृथ्वी के जो समस्त भूभाग हैं, पर्वत, पठार, मठान, अलग अलग टाइप के रिलीफ हैं, अलग अलग टाइप के फीचर हैं, वो एक डायनामिक इक्विलिब्रियम पे हैं, एक गतिक संतुलन की दशा में है। वही जो है आइसोस्टेसी कहलाता है, भू संतुलन कहलाता है। इस भू संतुलन की स्थिति को पृथ्वी कैसे प्राप्त करती है या क्यों है भू संतुलन की दशा, इस पर कुछ मॉडल्स दिए गए हैं और इस टॉपिक में हम लोग उन मॉडल्स पर ही विचार करते हैं। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट इज इन्वोक्ड टू एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट टोपोग्राफिक हाइट्स कैन एग्जिस्ट एट अर्थ सरफेस। जो मैंने बोला, आइसोस्टेसी प्रोवाइड्स एन important व्यू ऑफ द processes that are happening in area that are experiencing vertical movement। एक ऊर्ध्वाधर जो मूवमेंट हो रहा है पृथ्वी पर, जैसा हम लोग जानते हैं पर्वत लगातार ऊपर उठ रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक के कारण, और कुछ ज़मीन जो है नीचे धंस रही है प्लेट टेक्टोनिक के कारण। तो जो ये वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है अप डाउन का, इस स्थिति, इस दशा को में जो संतुलन स्थापित हो रहा है, इस दशा की जो संतुलन है उसको, उस पर विचार भी आइसोस्टेसी के अंतर्गत किया जाता है। ये हम लोग आगे जानेंगे, सबसे आखिरी जो स्लाइड है उसमें हम लोग ये जानेंगे कि कैसे वर्टिकल मूवमेंट का भू संतुलन बन के आ रहा है। अब क्या है कि इसकी शुरुआत क्या हुई, अचानक से हुई। अचानक से कैसे हुई, 1800, ये जो विचार है वैज्ञानिकों के दिमाग में अचानक से आया। 1859 की बात है। उस समय जो जॉर्ज एवरेस्ट थे भारत में सर्वेक्षण कर रहे थे, भारत के अक्षांश देशांतरों का निर्धारण कर रहे थे। तो उस टाइम पे जब गंगा के मैदान के अक्षांशों का निर्धारण कर रहे थे, तो उस समय टेक्नोलॉजी की कमी थी, अपने पास जीपीएस नहीं था, सैटेलाइट्स नहीं थे, नहीं तो अचानक से एक सेकंड में निकल आता सब कुछ। तो क्या है कि उनके पास तब दो टाइप के मेथड यूज करते थे, ट्रायंगुलेशन मेथड और एस्ट्रोनॉमिकल मेथड। जो ट्रायंगुलेशन मेथड होता है उसमें मोटा मोटी आप ये जान लीजिए कि हम लोग पेंडुलम का यूज़ करते हैं, और जो एस्ट्रोनॉमिकल मेथड होता है उसमें हम लोग तारों और मैथमेटिकल इक्वेशन का यूज़ करते हैं। पृथ्वी को एक दीर्घ वृत्ताकार, दीर्घ गोलाकार, एक मतलब अंडाकार मान के। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इन पे हम लोग अभी आगे बात नहीं करेंगे।
तो ये दो मेथड का यूज़ करके उसका जो है निकाल रहे थे डेटा। तो जब डेटा निकाला गया तो डेटा क्या है, निकालने के लिए उन्होंने दो लोकेशन को चुना, एक कल्याण और एक कल्याणपुर। कल्याण जो था वो करीब 60 किलोमीटर दूर था हिमालय से, और कल्याणपुर काफ़ी दूर था हिमालय से। तो जब 60 किलोमीटर पे उन्होंने जो डिस्टेंस थी 60 किलोमीटर वाली कल्याण, वहाँ पे जब उन्होंने चेक किया ट्रायंगुलेशन मेथड और ये वाला मेथड आपका एस्ट्रोनॉमिकल मेथड, तो उन्होंने देखा कि जो थिकनेस आई, जो उनका जो कैलकुलेशन में डिफरेंस आया वो करीब 5 पॉइंट का था, करीब 5 पॉइंट कुछ का डिफरेंस आया दोनों मेथड में। कहने का मतलब ये है कि जो पेंडुलम था उसको हिमालय का गुरुत्वाकर्षण खींच रहा था, और कल्याणपुर में ये कंडीशन नहीं बनी। तब क्या हुआ कि जब ऐसी कंडीशन जब बन के आई तो एरी जो जियोलॉजिस्ट थे उस समय उन्होंने यही बोला कि हिमालय की ग्रेविटी ज़्यादा है, क्योंकि हिमालय काफ़ी ऊंचा पर्वत है, उस ग्रेविटी के कारण ही पृथ्वी वो पेंडुलम को खींच रहा है, इसलिए डिफरेंस ये 5 पॉइंट कुछ का बना, और मामला थोड़ा रफा दफा हुआ। फिर बाद में क्या हुआ, एक आर्कडिकन प्राट नाम के एक जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने और इस पर अध्ययन किया। उन्होंने माना कि जो हिमालय है उसका जो डेंसिटी वो 2.7 जी है, क्योंकि हमें मालूम है क्रस्ट की डेंसिटी 2.7 जी होती है, तो उन्होंने हिमालय की भी डेंसिटी यही मान ली। और उस डेंसिटी के आधार पर जब ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने की कोशिश की, गुरुत्वाकर्षण बल, तो करीब करीब 15 पॉइंट का अंतर के आया। मतलब ये कैलकुलेशन है कि जो अपना पेंडुलम है उसको जो खींचने की जो मतलब पावर है, जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, वो हिमालय का करीब 3 गुना ज़्यादा लगना चाहिए अगर डेंसिटी हिमालय की वही है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हिमालय का जो गुरुत्वाकर्षण बल था वो करीब करीब 3 गुना कम लगा नॉर्मल से। तब ये जो है निष्कर्ष पर प्राट पहुँचे कि हिमालय की जो डेंसिटी है, जाहिर सी बात है कॉन्टिनेंट की अन्य डेंसिटी से कम है। या तो हिमालय खोखला है, लेकिन खोखला होना पॉसिबल नहीं है, 9 किलोमीटर के ऊपर जाना आसान नहीं है, खोखला पर्वत होगा अगर। इसका मतलब ये निकला कि हिमालय की जो डेंसिटी है चट्टानों की, वो अन्य जो है जो पृथ्वी पे मौजूद चट्टानें हैं, मतलब नॉर्मल कॉन्टिनेंट्स हैं, उनकी डेंसिटी से कम है, इसलिए हिमालय अपने पूर्ण गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग नहीं कर पा रहा है। तो उस समय ये धारणा बन गया, ये कैलकुलेशन बन गया है, और इसी से ही इक्विलिब्रियम की कॉन्सेप्ट की जो है शुरुआत हुई कि अलग अलग डेंसिटीज़ हैं, अलग अलग थिकनेस है। फिर इसके बाद क्या है कि और जो है तरक्की हो गई, अपने पास सैटेलाइट आ गई, फिर हम लोगों ने नई चीज़ें खोजी, जैसे ग्रेविटी एनॉमली। जैसे थर्मल एनॉमली होता है, हम लोगों ने थर्मल एनॉमली के बारे में जाना है कि एवरेज जो है लैटिट्यूड टेम्परेचर से अगर ज़्यादा या कम जो तापमान बनता है तो उसे एनॉमली बोलते हैं, विसंगति बोलते हैं। ऐसे ग्रेविटेशन एनॉमली का मतलब होता है कि पृथ्वी पर क्या है कि एक मॉडलिंग की जा चुकी है, उस मॉडलिंग के हिसाब से हमारे पास ये डेटा है कि पृथ्वी के कौन से हिस्से में कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए, या फिर वो एक्सेलरेशन होता है जब स्वतंत्रता पूर्वक कोई ऑब्जेक्ट गिराया जाता है, जैसे 9.8 जी पृथ्वी का ग्रेविटेशनल पुल है, जो एवरेज पुल है पूरी पृथ्वी का। अब एवरेज पुल पृथ्वी का है और पृथ्वी के हर एक हिस्से पे एक एवरेज पुल है। उस ग्रेविटेशनल पुल से अगर वहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा है कैलकुलेशन से, उस मॉडल से ज़्यादा बन रही है एवरेज मॉडल से, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे पॉजिटिव एनॉमली है। मतलब कि एवरेज से ज़्यादा अगर ग्रेविटी कहीं पे पृथ्वी पर मौजूद है तो वो पॉजिटिव एनॉमली आएगा, मोटी मोटी तौर पे हम लोग जाने। अगर एवरेज से कम है तो निगेटिव एनॉमली आएगा। और ये एक मॉडल है पृथ्वी का एक जियोइड के रूप में, ये ग्रेविटी एनॉमली दिखाया गया है। आप जो ब्लू हिस्से देख रहे हैं वहाँ पे निगेटिव एनॉमली है। सपोज ये हिंदुस्तान है, आप जो ये लाल हिस्सा देख रहे हैं ऊपर, यहाँ पे पॉजिटिव एनॉमली है, एवरेज ग्रेविटी से ज़्यादा ग्रेविटी है। क्यों? क्योंकि ये हिमालय पर्वत है। और नीचे जाएंगे जहाँ पे समुद्र है, ओशन बेसिन है, यहाँ पे नॉर्मल ग्रेविटी से कम ग्रेविटी आती है। क्यों? क्योंकि ऊपर हिमालय है, रेडनेस है, और ये ब्लूनेस है ना। आप देख रहे हैं ये ऊपर उठा हुआ भाग है, नीचे धसा हुआ भाग है। तो हम लोगों ने एक चीज़ देखी कि जहाँ जहाँ ब्लू है उसके बगल में रेड जरूर है ना। जैसे ये ब्लू है उसके बगल में आपको रेड जरूर मिलेगा, है ना। और जो इस कलर के हैं वो नॉर्मल ग्रेविटी दिखाते हैं। तो जो पर्वत हैं उन पर्वत के बगल में शील्ड है, पर्वत है, उसके बगल में आपको धसा हुआ भाग दिखाई पड़ रहा है। यही असल में भूसंतुलन के पीछे का कारण है समझने का, कि ऊपर उठे हुए भाग के बगल में ही दबा हुआ भाग, जो भाग जितना ऊपर उठा है उसके बगल में उतना धसा हुआ भाग है। ऐसा क्यों है? क्या ये भूसंतुलन का स्थापित करने की कोई वजह है,
ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए ग्रेविटी वर्ड इस टॉपिक को मैंने यहाँ पे स्लाइड में डाला है। नॉर्मली किताबों में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाता है कि एग्जैक्टली में ये आइसोस्टेसी बन कैसे रही है, या आइसोस्टेसी का अध्ययन क्यों करना चाहिए, और ये पीछे जो है जो चीज़ें आई हैं ये बड़ा अच्छा है समझने के लिए इस मॉडल के माध्यम से। तो ये ग्रेविटी एनॉमली होगी। अब क्या है कि अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल दिया है, उनको हम लोग बस पढ़ेंगे। हम लोगों ने दो साइंटिस्ट का नाम सुना अभी यहाँ पे, जियोलॉजिस्ट का, एक आर्क डिकन प्रॉट और एक सर जॉर्ज एरी। इन दोनों ने अपने अपने मॉडल दिए, उन्हीं मॉडल का हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं इस टॉपिक में। सर जॉर्ज एरी का मॉडल। सर जॉर्ज एरी ने क्या बोला, एरी एडॉप्टेड एडवर्ड सोयस स्कीम। एडवर्ड सोयस की स्कीम पढ़ चुके हैं, सियाल सीमा निफे में डिवाइड है पृथ्वी, है ना, और जो सियाल है वो सीमा में तैर रहा है, क्योंकि सियाल का घनत्व तो कम है, सीमा का ज़्यादा है, वो वही टाइप का एस्थेनोस्फीयर की बात हो रही है। सियाल इज अपर मोस्ट लेयर, और जिसकी डेंसिटी 2.67 जी है, सीमा की डेंसिटी 3.0 जी है, और जो सीमा है वो ज़्यादा डेंसिटी रखता है और उस पर तैर रहा है सियाल। ठीक है ना, ये हम लोग समझ गए। सियाल कैन बी इमेजिन टू बी डिवाइडेड इनटू वर्टिकल सेक्शन लाइक कॉन्टिनेंट, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, ओशन बेसिन, ईटीसी। अब मैंने बोला कि जो ऊपर की परत है जो हमें दिखाई पड़ रही है, जो सियाल है, वो अलग अलग जो है वर्टिकल कॉलम में डिवाइड कर दी। वर्टिकल कॉलम कैसे, हिमालय को एक लंबवत जो है दंड रूप में आप मान सकते हो, एक कॉलम है जो काफ़ी ऊपर उठा हुआ है। ऐसे ही प्लेट्यू पठार जो थोड़े से दबे हुए हैं, पर्वत से ऊपर है और प्लेन से नीचे हैं, और जो प्लेन मतलब मैदान, एक वो कॉलम मान लिए जो छोटे से हैं, और ओशन बेसिन जो उनके नीचे भी हैं। तो उन्होंने अलग अलग कॉलम मान लिए, और उन्होंने माना क्या कि इनकी थिकनेस अलग अलग है, इनका जो मास है वो अलग अलग है, द्रव्यमान अलग अलग है, लेकिन उनकी डेंसिटी सेम है। मतलब पर्वत की, प्लेट्यू की, मैदान की, सबकी डेंसिटी अलग अलग है, बस उनकी क्या है, ऊंचाई अलग अलग है। उस कारण से ही वो जो है हमें ऊपर नीचे दिखाई प्रतीत होते हैं। और ये फ्लोटेशन के लॉ पे काम करता है इनका। दिस अरेंजमेंट इज मैकेनिकली स्टेबल ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। ये बेवंसी के लॉ पे काम करता है। बेवंसी का जो लॉ है वो बोलता है कि तैरने का जो नियम बोलता है कि तैरना जब होता है वो 1:9 के नियम पे काम करता है। अगर हम तैरते हैं तो हमारा शरीर का 1/10वां भाग ऊपर रहता है पानी के, और 9/10वां भाग पानी के नीचे रहता है। तो सपोज उन्होंने एक उदाहरण दिया, हिमालय मान लीजिए, अगर ये सबसे ऊपर जो कॉलम देख रहे हैं हिमालय है, अगर ये 9 किलोमीटर ऊपर है ऑन एन एवरेज ज़मीन से, सी लेवल से, तो करीब 90 किलोमीटर यह नीचे तैर रहा है, जिसकी जड़ नीचे बन रही है 90 किलोमीटर। और ये काफ़ी काफ़ी जो है मतलब डेंसिटी इसकी बराबर है, लेकिन इसकी थिकनेस इतनी ज़्यादा है, इसलिए इसका ग्रेविटेशन पुल ज़्यादा है। ऐसे ही प्लेट्यू मान लीजिए, छोटे पर्वत को इनको प्लेट्यू मान लीजिए, तो जो प्लेट्यू हैं वो जितने ऊपर हैं उससे उतने ही नीचे गए हैं, उससे मतलब उसका 9/10वां हिस्सा। और ये टेक्निकली एक आइसोस्टेसी की कंडीशन बन रही है। उन्होंने उदाहरण दिया लकड़ी के टुकड़े। अगर लकड़ी के टुकड़े हम लोग पानी में डाल दें, उन सारे एक ही प्रकार की लकड़ी हो, सबकी डेंसिटी बराबर हो, लेकिन उनकी जो थिकनेस है, उनका द्रव्यमान वो अलग अलग हो, तो वो तैरने की दशा उनकी इस प्रकार की बनेगी, उनकी आइसोस्टेसी इस प्रकार की बनेगी। तो ये उन्होंने उदाहरण दिया कि सेम डेंसिटी बट डिफरेंस इन थिकनेस, डिफरेंस इन मास, ये उनका बेसिक कॉन्सेप्ट रहा। ये जॉर्ज एरी का थ्योरी है। इस प्रकार से उन्होंने बोला कि सारे कॉन्टिनेंट, प्लेट्यू सब एक जैसे घनत्व रखते हैं, लेकिन उनकी जो ऊंचाई है उसमें अंतर है, और ये फ्लोटेशन जो है बेवंसी के नियम पे पृथ्वी के ऊपर तैर रहे हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं होगी, इतना ज़्यादा मतलब रूल मतलब ये लागू हो पाना हमें मालूम है। जैसा कि मैंने बताया कल्याणपुर, अगर ऐसा होता तो जो 5.3 कुछ करके आया उनका जो अंतर, जो पेंडुलम खींचने की जो दर है वो कम ना होती। अगर एक जैसी घनत्व था तो पेंडुलम खींचने की दर हिमालय की करीब 3 गुना ज़्यादा होती, जो नॉर्मल से ज़्यादा है, नॉर्मल से कम है। इसका मतलब ये है वास्तविकता से कि हिमालय का घनत्व तो जाहिर सी बात है कुछ कम है, इसलिए वो खींच नहीं पा रहा है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा इसमें सुधार करने की ज़रूरत आ जाती है मॉडल की। फिर आगे आए आर्क डिकन प्रॉट आए। उन्होंने क्या थ्योरी थी, उन्होंने बोला कि भाई डेंसिटी सबकी अलग अलग है। एरी ने बोला सबकी डेंसिटी एक जैसी है, बस उनके मास में अंतर है। इन्होंने बोला सबकी डेंसिटी अलग अलग है, मास सबका एक जैसा है। मतलब कि हिमालय का पूरा वजन निकालेंगे तो आपका वजन मैदान के बराबर ही निकलेगा।
लेकिन हिमालय की डेंसिटी कम है, मैदान की डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए वो कम हिस्से पे हैं, कम ऊंचाई पे ज़्यादा उनका वजन है। और जो हिमालय है उसका वजन ज़्यादा ऊंचाई पे मैदान के बराबर है। और ऐसे ही प्लेट्यू की डेंसिटी मैदान से ज़्यादा होती है, मैदान से कम होती है, और हिमालय से पर्वत से ज़्यादा होती है। इसी प्रकार से ओशन बेसिन बहुत छोटे होते हैं। समुद्र की जो सतह होती हैं वो सियाल करीब करीब सीमा तक पहुंच जाती हैं, उनकी परत बहुत पतली होती है सीमा की, सियाल की। इसका मतलब ये कि उनकी घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, हमें पता है बसाल्ट का बहुत घनत्व ज़्यादा होता है। ओशन बेसिन घनत्व 3.2 होता है और 2.7 होता है कॉन्टिनेंट्स का। तो इस आधार पर ये चीज़ें तय होती हैं। इन्होंने बोला, उन्होंने उदाहरण भी दिया है कैसे अलग अलग उन्होंने धातुएं ली, जैसे सिल्वर, जिंक और पैराइट, टिन, आयरन, निकल, कॉपर, लेड। ये अलग अलग धातुओं को क्या है कि एक पानी में डाला, एक मतलब एक तरल में डाला। और अलग अलग धातुओं में क्या अलग अलग उनकी डेंसिटी घनत्व होता है, सबका एक ही वजन के लिए। भाई जिसका वजन ज़्यादा, मतलब अगर सपोज पायराइट की डेंसिटी कम है तो जाहिर सी बात है उसका जो मास होगा वो ज़्यादा होगा, इसलिए वो कॉलम उसका ज़्यादा ऊंचा होगा। तो इस प्रकार से उन्होंने बोला कि जितना ऊंचा कॉलम होगा उतनी कम डेंसिटी होगी, और जितना छोटा कॉलम होगा उतनी हाई डेंसिटी होगी। लेस ज़्यादा डेंसिटी का है इसलिए उसका ऊंचाई कम है, मतलब वजन लेड का और पायराइट का बराबर है, लेकिन दोनों के घनत्व में अंतर होने के बावजूद कारण ही इनकी ऊंचाई में अंतर है। इसलिए उन्होंने बोला कि एक पृथ्वी के नीचे एक मेंटल में एक ऐसी स्थिति बनती है जहाँ लेवल ऑफ कंपनसेशन है, जहाँ पे एक ऐसी स्थिति है, एक लाइन है जहाँ पे सारी की डेंसिटी बराबर हो जाती है और उसके नीचे कोई कोई भी डिफरेंट टाइप की डेंसिटीज नहीं मिलती है, एक जैसी डेंसिटी मिलती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ज़मीन के नीचे आप जाएंगे तो एक ऐसी स्थिति आएगी जहाँ पे एक जैसी डेंसिटी होगी। उसको उन्होंने बोला लाइन और लेवल ऑफ जो है कंपेंसेशन, एक जो है क्षतिपूर्ति तल की उन्होंने जो है एक इमेजिनेशन की। और यहाँ पे जो क्षतिपूर्ति तल बन रहा है वो एक डिस्क्रीट फॉर्म में बन रहा है। कैसे बन रहा है कि अचानक से एक लाइन बन जाती है जहाँ पे एक जैसी डेंसिटी मिल जाती है। लेकिन अगर हम लोग एरी की बात करेंगे तो नीचे जो डेंसिटी है वो लाइन ऑफ कंपेंसेशन की जगह जोन ऑफ कंपेंसेशन बन रहा है। क्यों? क्योंकि जो डेंसिटीज है वो अचानक से नहीं है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में बदल के एक जैसी होगी यहाँ पे। तो ये उनके दोनों मॉडल में, इन दोनों में डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस क्या है? एक बोलता है एक जैसी डेंसिटी है लेकिन ऊंचाई अलग अलग है। एक बोलता है डेंसिटी एक जैसी जो है मतलब एक बोलता है डेंसिटी एक जैसी है लेकिन उनकी जो है थिकनेस अलग अलग है, इसलिए ऊंचाई और नीचाई में अंतर आ रहा है। एक बोलता है कि अलग अलग डेंसिटीज़ है इसीलिए उनकी ऊंचाई में अंतर आ रहा है, बाकी उनका मास सबका एक ही है। लेकिन बात वास्तविकता ये है कि दोनों के नियम काम करते हैं। काम कैसे करते हैं? ये जो है एक नए साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला, इनका नाम था हाइस्कनन एक जो है साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया कि इन दोनों की थ्योरी को अडॉप्ट किया और उन दोनों की त्रुटियों को कम करके एक नई थ्योरी बना दी। क्या उन्होंने निष्कर्ष निकाला? लार्जर द सियालिक सेक्शन डीपर इट्स रूट। जितना ऊंचा कॉलम होगा उसकी गहरी जड़ होगी। ये उन्होंने उठा लिया कहाँ से? एरी के फार्मूले से। जितनी ऊंचा कॉलम है उसकी उतनी गहरी जड़। ठीक है। इसके अलावा और उन्होंने क्या बात बोली? उन्होंने बोला लार्जर द सेक्शन लेसर द डेंसिटी। ये बात उन्होंने प्लॉट से उठा ली। लार्जर द सेक्शन, पायराइट का सबसे ऊपर सेक्शन है, लार्जर द सेक्शन है, इसलिए सबसे कम डेंसिटी पायराइट की है। और जो स्मॉलर द सेक्शन ग्रेटर द डेंसिटी, लेड की सबसे छोटा जो है सेक्शन है और सबसे ज़्यादा डेंसिटी रखेगा। इसीलिए जो ओशन बेसिन है वो सबसे कम मोटे हैं, कम परत है उनकी मोटी, लेकिन उनकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। और जो हिमालय पर्वत सबसे ऊंचे होते हैं इसलिए उनकी डेंसिटी कम है, क्योंकि उन दोनों के मास में तो बराबरी होगी। जब मास अगर बराबर नहीं होगा तो भूसंतुलन नहीं बनेगा, जो कि मैं उतनी देर से बताने की समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और उन्होंने क्या तीसरी बात बोली? डेंसिटी इंक्रीजेज विद डेप्थ। जैसे जैसे गहराई में हम लोग जाएंगे डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी और हमें एक लेवल ऑफ कंपनसेशन मिल जाएगा जहाँ पे एक ऐसी डेंसिटी मिल जाएगी। तो टेक्निकली दोनों के मॉडल मैटर करते हैं। कहीं ना कहीं जो है प्राट का मॉडल भी सही है, अलग अलग डेंसिटीज़ हैं, और कहीं कहीं जो है एरी का मॉडल भी सही है कि जो अलग अलग कॉलम्स हैं, अलग अलग ऊंचाई के कॉलम हैं। तो ये दोनों बातें हैं और एक लेवल ऑफ कंपनसेशन नहीं बनता है, जोन ऑफ कंपनसेशन बनना चाहिए, क्योंकि किसी तरीके से साइंटिफिक नहीं है ना। तो दोनों के मॉडल का संशोधन जो है हाइस्कनन ने किया और एक थ्योरी का प्रतिपादन किया, जो आखिरी में आर्थर होम्स की थ्योरी बनी, जिसे हम लोग बोलते हैं रीजनल आइसोस्टेसी।
कैसे काम करती है इसे हम लोग आगे समझेंगे। ये दोनों हम थ्योरी को समझ लेते हैं। ये देखो प्राट का मॉडल था, प्राट का मॉडल बोला अलग अलग डेंसिटीज हैं। देखिए अलग अलग डेंसिटी ना 2.6, 2.62, सपोज ये ओशन बेसिन की डेंसिटी है 2.8, तो ये ज़मीन पे कम ऊंचाई पर विस्तृत है और यहाँ पानी भर गया, समुद्र बन गया। ये हिमालय मान लो है, ये करीब 6 किलोमीटर ऊपर कोई पर्वत है, इसकी डेंसिटी 2.52 तक है, इसीलिए काफ़ी ऊंचाई तक है। और ये 100 किलोमीटर की परत दिखाएगी जहाँ पे तैर रहा है नीचे, और ये 100 किलोमीटर की परत है इसलिए क्योंकि 100 किलोमीटर मोटी प्लेट्स होती हैं। और इसका जो है एक सरल जो है इसका एनिमेशन ये है, आप देख सकते हैं, है ना। ब्लॉक्स आर द सेम मास डिफरेंट इन डेंसिटीज, ठीक है ना। तो ये बात हो गई हम लोगों की, ये चीज़ें हो गई क्लियर हो गई चीज़ें, ठीक है। तो ये हम लोगों के सामने आ गया जो हमें दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही जब हम लोग एरिया का उठाएंगे तो अलग अलग ऊंचाई के कॉलम है, डेंसिटी सबकी एक जैसे 2.6, लेकिन जो ज़्यादा ऊपर है वो ज़्यादा नीचे तक गया है, इसमें रूट बन रही है और जोन ऑफ कंपनसेशन बन के आ रहा है। तो ये देखिए ये इसका जो है ब्लॉक्स ऑफ सेम डेंसिटी डिफरेंट मासेस और ब्लॉक्स आर सेम मास डिफरेंट डेंसिटीज़, कितना सरल तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, आप इसे देख सकते हैं। और इसमें जो स्लाइड्स प्रस्तुत की गई हैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको कांटेक्ट करना है हमसे तब भी वो डिस्क्रिप्शन में है, कांटेक्ट पड़ा है इंस्टाग्राम का, आप कर सकते हो, सवाल ववाल हो कोई। अब आता है ये रीजनल आइसोस्टेसी, या फिर हम लोग बात करते हैं ये आर्थर होम्स का मॉडल। ये क्या है, पर्वत, ये हमें किताब से मिला फोटो जो मैंने इसका खींच के डाली यहाँ पे। ये एक पर्वत है ना। अब ये पर्वत का जितना ऊपर उभार है वो उतने नीचे तक गया है, ये जड़ बन गई, जैसा एरी का मॉडल है ना। दोनों की डेंसिटी, इसका जो है सियाल की जो डेंसिटी है वो कम है और इसकी डेंसिटी ज़्यादा है ये समुद्र की, तो ये बन गया सीमा की डेंसिटी जो है, ये जो समुद्र की डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये बन गया प्राट का जो सेटिस्फेक्शन हो गया। अब क्या हुआ कि ऊपर जो है डेनुडेशन ऑफ माउंटेन रेंज होगा, क्या होगा कि अनाच्छादन होगी प्रक्रिया, मतलब क्या है कि बरसात पानी होगा, चट्टानें टूटेंगी, टूटने के बाद क्या होगा कि ये घुल जाएंगी या फिर पिघल जाएंगी, जो भी होगा इनके साथ, इनको हवा पानी बहा के ले जाएगा, मिट्टी बना के अवसाद को बना के और समुद्र में बहा देगा। जैसे हिमालय का क्या हो रहा है, हिमालय के साथ में गंगा नदी ऊपर से हिमालय को तोड़ के लाती है, उनको बुरबुरा उनका जो अवसाद, और पानी बंगाल की खाड़ी में डाल देती है। तो क्या हो रहा है, टेक्निकली हिमालय का अपर्दन हो रहा है, उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा और वो समुद्र में चला जाएगा। जब समुद्र में जाएगा तो समुद्र में नीचे अवसाद की मात्रा बढ़ जाएगी, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे पर्वत निर्माण में, जियो सिंक्लाइन में। एक बंगाल की खाड़ी एक सिंक्लाइन है, तो जब अवसाद की मात्रा बढ़ जाएगी तो नीचे तली पर दबाव पड़ेगा, भूसंतुलन बिगड़ेगा, क्योंकि हिमालय से जब जो मलबा है वो समुद्र में जाएगा तो जाहिर सी बात है संतुलन बिगड़ेगा। तो जब नीचे जाएगा और धसेगी वो जमीन, तो धसने के बाद क्या होगा कि नीचे से वो जो मलबा होगा वो सीमा में जो चट्टानें पिघलेंगी वो हिमालय की तरफ बढ़ेंगी नीचे से, और हिमालय की तरफ बढ़ने के बाद क्या होगा कि हिमालय की जो जड़ है उसको मजबूत करेंगी, और जब जड़ मजबूत करेंगे तो हिमालय नीचे से जब प्रेशर पड़ेगा तो हिमालय ऊपर उठेगा, फिर से हिमालय का पर्दन होगा, यहाँ पे जाएगा और धसाव की स्थिति पैदा होगी और फिर से ये नीचे जाएगा, और एक साइकिल चलती रहेगी जिसको बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम या डायनामिक रीजनल इक्विलिब्रियम या डायनामिक रीजनल आइसोस्टेसी, जो आपके सामने प्रस्तुत हो रही है। इसीलिए ही क्या होता है कि पर्वत जहाँ पे होता है उसके बगल में ही कम डेंसिटी, कम ग्रेविटी, निगेटिव ग्रेविटेशन अनोमली बनती है, ग्रेविटी अनोमली, क्योंकि यहाँ पे कम मास होता है, क्योंकि सारा मास तो नीचे से फिर पर्वत की जड़ पर पहुँच रहा है। ऐसे यहाँ पे देखिए ये हिमालय है रेडनेस, और ये जो है जो बंगाली खाड़ी वहाँ पे कम मास है, और ये ही भू संतुलन की स्थिति है, यही दशा है जिसे हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो अगर कोई सवाल है आप लिखिए कमेंट में, या मुझे मैसेज कीजिए इंस्टा पे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगला टॉपिक माउंटेन बिल्डिंग है जो हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।